मैंने पापा की वसीयत कई बार पढ़ी थी, जिसे पढ़कर मेरा खून खोल रहा था। 6 महीने पहले ही मुझे अमेरिका से अचानक इंडिया आना पड़ा, क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी। अपने पापा के अंतिम संस्कार के बाद जब उनके वकील ने मुझे उनकी वसीयत दिखाई, तो उसे देखकर मैं गुस्से से लाल हो गया। वसीयत में लिखा था कि अमेरिका जाने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने जमीनों का कुछ हिस्सा बेचकर तुम्हें पैसों का इंतजाम करके दिया। इसलिए इस घर और पापा की बाकी जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ अनन्या का हक है। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें पहले ही मिल चुका है। ये पढ़कर मेरा सर बुरी तरह से चकरा गया था। वो एक पागल मेरी बहन, जिसका पागल खाने में इलाज चल रहा था। पापा ने कैसे सब कुछ उसके नाम कर दिया। अनन्या 24 साल की थी, लेकिन उसकी शक्ल 10 साल के बच्चे की सी थी। मैं काफी साल बाद उसे देख रहा था। किसी भी एंगल से वो पागल नहीं लग रही थी। कोई भी उसके हुस्न को देखकर उससे नजर हटाना भूल सकता था। अनन्या मेरी सौतेली माँ की पहले पति की बेटी थी। मैं 10 साल का था जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरे पापा ने दूसरी शादी की थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और मैं अपना दिमाग चला रहा था कि इस अनन्या नाम की आफत से कैसे पीछा छुड़ाऊं। मैं चाहता था कि अनन्या से पीछा भी छूट जाए और जायदाद भी मुझे मिल जाए। फिर मैंने अपने एक बहुत ही भरोसेमंद दोस्त से बात की। मुझे कोई बेवकूफ सा लड़का चाहिए जिससे मैं अपनी बहन की शादी करवा सकूं और फिर उससे सारी जायदाद को वापस मेरे नाम करा सकूं। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त कहने लगा, ऐसा लड़का मिलना तो बहुत मुश्किल है। किसी भी गरीब लड़के को तुम लालच देकर अगर अनन्या की शादी करवा दोगे और अगर वो जान जाएगा कि अनन्या करोड़ों की मालकिन है तो तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल देगा। फिर मेरा दोस्त कहने लगा, मेरे पास एक आइडिया है, अगर तू मेरी बात मान ले तो सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम आ जाएगी। मैंने कहा, अच्छा ऐसा कौन सा आइडिया है? और फिर जो कुछ मेरे दोस्त ने मुझसे कहा मेरा खून खोलने के लिए काफी था। गुस्से के मारे मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा, तुमने सोचा भी कैसे? अनन्या मेरी बहन लगती है और मैं बेगैरत नहीं हूँ। उसने अपना गिरेबान मेरे हाथों से छुड़ाया और कहने लगा, वो तुम्हारी सगी बहन तो नहीं है, तुम दोनों का कोई खून का रिश्ता भी नहीं है। तुम्हारी उससे शादी हो सकती है और यही एक तरीका है कि तुम सारी जायदाद के मालिक बन सकते हो। ये सुनकर मैं चुपचाप हो गया। मेरा दोस्त वहां से चला गया और मैं सोच में पड़ गया। लेकिन मैं जब भी अनन्या से शादी के बारे में सोचता तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगता। मैं कैसे उससे शादी कर सकता था? मुझे लगा फिलहाल ये सब करने में कोई हर्ज भी नहीं है। मैंने दूसरे दिन अपने दोस्त से कहा, तुम्हारी बात ठीक है, मैंने वकील से भी बात की है। मेरे और अनन्या के रिश्ते के बारे में वो जानता है। इसलिए वो कहने लगा कि आपको वसीयत तो याद है ना, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, ना ही अनन्या को छोड़ सकते हो, नहीं तो आपसे सब कुछ छिन जाएगा। ये वो कांटा था जो मेरे हलक में जाकर अटक सा गया था। मैं तो भूल ही गया था कि मेरे बाप ने मेरे लिए कौन कौन से कांटे बिछा रखे थे। फिलहाल मुझे अनन्या से शादी करनी थी ताकि मुझे एक अच्छी खासी रकम मिलती और मैं अपना बिजनेस शुरू करता। मैंने अनन्या से शादी कर ली। उस पागल को तो शादी के बारे में कुछ पता भी नहीं था। वो बस अपने खिलौने में ही मगन थी। शादी के बाद मैंने वकील से एक अच्छी खासी रकम की डिमांड रख दी, जो मुझे मिल भी गई और मैंने उन पैसों से फैक्ट्री डाली और काम करना शुरू कर दिया। लेकिन असल समस्या तो अनन्या थी। वक्त यूं ही गुजर रहा था। फिर मुझे समझ आने लगा, जो कुछ भी इस मासूम लड़की के साथ में कर रहा था वो बहुत बड़ा जुल्म है। मैं अपनी जिंदगी की खातिर उसे जान से मारने चला था। मुझे अब अपने पापा की वसीयत समझ आ गई, उन्होंने क्यों इतना पाबंद किया था। अचानक ही मुझे पापा का लिखा हुआ खत याद आया। मैंने उठकर अलमारी का दरवाजा खोला और खत पढ़ने लगा। मेरे पापा ने मुझसे हाथ जोड़कर विनती की थी कि तुम अनन्या से शादी कर लेना, क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा किसी और पर भरोसा नहीं है। कोई अनन्या की प्रॉपर्टी की लालच में उससे शादी तो कर लेगा, लेकिन उसे वो मोहब्बत और प्यार नहीं दे सकेगा जो तुम दोगे। अनन्या मेरी सगी बेटी नहीं है, लेकिन उसे बेटी बनाकर मैंने पाला है। अनन्या का इस भरी दुनिया में कोई भी नहीं है। मरने से पहले मैं जो वसीयत लिख रहा हूँ उसे सुनकर शायद तुम्हें दुख होगा, लेकिन मेरा खत पढ़कर तुम्हें वसीयत समझ आ जाएगी। अनन्या को अपना बनाकर उसे सुरक्षा देना और जिंदगी भर उसका साथ निभाना। अनन्या में अभी बचपना है, वो अपनी उम्र के हिसाब से छोटे बच्चों वाली हरकतें करती है, लेकिन अगर तुम उसका बाहर जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओगे तो वो ठीक हो जाएगी। मैं अपने पापा को कसूरवार समझ रहा था। मेरे पापा मुझे बार बार इंडिया बुलाते थे, लेकिन छुट्टी न मिलने की वजह से मैं नहीं आ पाया। मुझे अब अनन्या का इलाज करवाना था और मैंने नोट किया था कि वो प्यार से हर बात मान जाती थी। वो पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। मैंने अपना कारोबार अपने मैनेजर के हवाले किया और अनन्या को लेकर अमेरिका चला गया। वहां मैंने एक अच्छे से डॉक्टर से अनन्या का चेकअप करवाया और अनन्या का इलाज चलने लगा। धीरे धीरे अनन्या ठीक होने लगी। उसको हमारे रिश्ते के बारे में भी समझ आने लगा। पूरे 1 साल बाद जब मैं अमेरिका से घर वापस आया तो उस समय तक अनन्या बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। मैंने अपने दोस्त को अपने आने की खबर दे दी थी और मैंने उसे समझाया था कि उसे क्या करना है। हमारी शादी को 1.5 साल होने वाले थे और अभी तक मैंने अनन्या को छुआ भी नहीं था। अनन्या पूरी तरह ठीक हो गई थी और मैं अनन्या के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। आज की रात हमारी सुहागरात थी। मेरे दोस्त ने सारी तैयारियां कर रखी थी और जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए, गुलाब के फूलों की महकती खुशबू और सजे हुए कमरे ने अनन्या को चौंका दिया था। मैंने अनन्या को बाजू पकड़कर बेड पर बिठाया। मैंने कहा, अनन्या, आज की रात हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। इससे पहले जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया, आशा करता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। अनन्या ने मेरे मुंह पर अपने हाथ रख दिए और कहने लगी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।